नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ स्वतंत्रता की अवधारणा। हम बच्चों पुस्तक पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन, जिसमें हमारा अध्याय 6 स्वतंत्रता की अवधारणा। बच्चों, हमने इसमें स्वतंत्रता के अर्थ को पहले वीडियो में हमने समझा और जिसमें हमने ये बताया था आपको कि स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं और लिबर्टी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द लीबर से लिया गया है और लीबर का अर्थ है बंधनों का अभाव। और इसमें यह बात बताई गई है कि बंधनों का अभाव मतलब हर कुछ बंधन जो है, जो भी कुछ कोई बंधन लगाता है, चाहे राज्य लगाए, चाहे कोई व्यक्ति लगाए, कोई भी ऐसी संस्था लगाए, वह बंधन जो है स्वतंत्रता में बाधक होता है। इस प्रकार से हमने इस अर्थ को समझा था और यह भी बताया था कि इच्छा अनुसार कार्य करने की आजादी ही स्वतंत्रता है, मतलब हर बंधन को एक बुराई माना है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये भी बात की थी आपसे कि स्वतंत्रता के दो सिद्धांत हैं, एक तो नकारात्मक सिद्धांत है और एक सकारात्मक सिद्धांत है। नकारात्मक सिद्धांत जो है स्वतंत्रता का, वह यह कहता है कि व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए, जिसमें हमने बात की थी जॉन लॉक की, एडम स्मिथ की, हर्बर्ट स्पेंसर की। और उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र है और उसे स्वतंत्र ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि मनुष्य विवेकी है। इसलिए इसी आधार पर जॉन लॉक, जो व्यक्तिवाद का जनक भी माना जाता है और उदारवाद का जनक भी माना जाता है, उसने यह बताया कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। तो अधिकारों की लिस्ट में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अधिकारों की लिस्ट में सबसे पहले जॉन लॉक का ही नाम आता है और वह मनुष्य को दिए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर जोर देता है। और इसी प्रकार से हमने एडम स्मिथ की बात की। उसने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में अबंध नीति यानी लेजेस फेयर, जिसे हम हस्तक्षेप नीति के नाम से भी जानते हैं, का पालन होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हमने जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर की भी बात की, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं योग्यतम की ही जीवित रहता है, जो योग्य होता है, जिसमें विवेक होता है, वही जो है आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से हम यह बात करते हुए इसके बाद हमने बात की थी आपसे बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता के नए समकालीन समर्थकों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक हेयक और रॉबर्ट नॉजिक की बात की थी। उन्होंने भी समकालीन विश्व में या समकालीन समय में अहस्तक्षेप नीति का ही समर्थन किया था और उन्होंने हस्तक्षेप नीति को और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को और न्यूनतम हस्तक्षेप को ही सर्वोपरि माना था। और व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आत्म प्रेरणा से व्यक्ति जो है काम करेगा और वही व्यक्ति आगे विकसित हो पाएगा या जीवित रहेगा जो अपने विवेक से कार्य करता है। और यह भी बताने का प्रयास किया था बच्चों हमने कि नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत में को मानने वाले जो विचारक हैं वो यह बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राज्य का कार्य क्या रहेगा, सिर्फ कायदे और कानून बनाना और जान माल और स्वतंत्रता की रक्षा करना, और इसके अलावा और भी कोई कार्य नहीं है। अर्थात जैसा कि हम कहते हैं कि जन कल्याणकारी कार्यों की हम बात करते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, राज्य का कार्य जन कल्याणकारी कार्य करना नहीं है, बल्कि सिर्फ कायदे कानून बनाना है और जान माल और स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य का कार्य है। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में विस्तृत चर्चा करी और इसको ही हम आगे बढ़ाते हुए हम ये बात करते हैं आपसे आज नकारात्मक स्वतंत्रता के लक्षणों की बात करते हैं। और इसी में लक्षण में हमने सबसे पहले जो सिद्धांत के में लिया जाता है अहस्तक्षेप दायरा, जोन ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो इस प्रकार से ये जो बात बताई गई है, इसमें ये कहा गया है कि हस्तक्षेप दायरे में ही रहना चाहिए व्यक्ति को और किसी प्रकार से राज्य को किसी प्रकार से व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांतकार ये बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जैसे इन विद्वानों की मान्यताओं को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि जितने ज्यादा कानून होंगे उतनी ही कम स्वतंत्रता होगी। मतलब जो नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानने वाले विचारक हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जितने ज्यादा कानून होंगे
उतनी ही कम स्वतंत्रता होगी। कानून क्या करते हैं? कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके बाद बात की मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मत की मतलब अपना मत रखना, अपना वोट डालने का अधिकार, और अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म को मानना, उसका पालन करना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करना और किसी भी धर्म को मानना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर संपत्ति के अधिकार की बात की गई, तो संपत्ति के अधिकार पर भी प्रतिबंध का लगाया जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब कौन कौन से अधिकार बताए? मत और अभिव्यक्ति, धार्मिक, संपत्ति के अधिकार। मतलब इन अधिकारों पर भी राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले जो सिद्धांतकार हैं, उन्होंने कहा कि ज्यादा कानून नहीं होने चाहिए, ज्यादा कानून होंगे तो स्वतंत्रता कम हो जाएगी, स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाएगी। इसी प्रकार से मत, अभिव्यक्ति और धार्मिक और संपत्ति के अधिकार भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरी जो विशेषता है उसके बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इन विद्वानों ने मताधिकार को व्यापक बनाने पर बल दिया है। मतलब मताधिकार मतलब कि मत देने का जो अधिकार है वो कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए, है ना। ये सभी विचारक सरकार के कार्य क्षेत्र को बहुत सीमित रखना चाहते हैं। वो कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता सिद्धांत को मानने वाले विचारक कहते हैं कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है? सिर्फ सीमित है ना, लिमिटेड है, बहुत ज्यादा अपने पैर पसारने की उसे आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार क्या बात है? वो कहते हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। अब बच्चों ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई बार आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। तो आप बता सकते हैं कौन से किस में ये कहा गया है? तो ये कौन मानते हैं कि जो कम शासन करेगी वो सबसे अच्छी होगी? नकारात्मक स्वतंत्रतावादी जो विचारक हैं वो यही कहते हैं कि वह सरकार या वह सत्ता सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है, अर्थात उसका कार्य क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है। तो इसी प्रकार से ये नकारात्मक स्वतंत्रता के लक्षण गिनाए गए हैं। अब हम बात करें नकारात्मक सिद्धांत की त्रुटियों की बात करें कि इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या इसमें अवगुण हो सकते हैं। तो सबसे पहला अवगुण हम देख सकते हैं, त्रुटि हम देख सकते हैं, इस सिद्धांत का दार्शनिक पहलू बहुत कमजोर है। अब दार्शनिक पहलू किस प्रकार से कमजोर है? देखिए आप, व्यक्तिवादी विचारक व्यक्ति को अत्यंत स्वार्थी और आत्म केंद्रित समझते हैं। अब देखो बच्चों, व्यक्ति क्या होता है? जन्म से ही स्वार्थी होता है, वह अपने हित के बारे में सबसे पहले सोचता है। अगर हम बात करें, अगर हम ये देखें कि छोटे से बच्चे को भी यदि हम देखते हैं तो वह छोटा सा बच्चा अपनी चीज के बजाय, अपने वस्तु के बजाय, अपने खिलौने के बजाय दूसरे के हाथ में जो खिलौना है या जो वस्तु है उसको लेने का भरसकर प्रयास करता है। उसे अपने पास रखी हुई वस्तु, चाहे वह बहुत ही कीमती हो, बहुत ही पैसे की हो, बहुत ही उसमें पैसा लगा हो, उसको वह पसंद नहीं करेगा, बल्कि दूसरे बच्चे के पास या दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसको लेने की इच्छा करेगा, चाहे उसका कोई भी मूल्य नहीं हो, लेकिन उसे पसंद आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हर एक व्यक्ति जन्म से ही कैसा होता है? स्वार्थी होता है, और वह हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए या कुछ भी उस चीज को प्राप्त करने के लिए हर कुछ कार्य कर सकता है, प्रत्येक कार्य वह कर सकता है। उसके लिए चाहे वह गलत कार्य हो, चाहे वह सही कार्य हो, उसे इस बात का भास नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे वह चीज चाहिए, वह वस्तु चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए, चाहे वह वस्तु विशेष हो, चाहे वह पद विशेष हो, किसी भी स्तर पे हम उसकी बात कर सकते हैं। तो व्यक्ति हर एक स्तर पर कैसा होता है? स्वार्थी होता है और आत्म केंद्रित होता है, अर्थात अपने ही बारे में सोचता है, अन्य के बारे में नहीं विचार करता है। तो हम देखें, वास्तव में हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति जो होता है समाज पर निर्भर है। जो कुछ वह है या हो सकता है वह सब समाज के ही कारण होता है ना। मतलब जो व्यक्ति जो होता है वह आज जिस परिस्थिति में है वह समाज के कारण ही होता है, चाहे वह अच्छी स्थिति में हो, चाहे वह बुरी स्थिति में हो। व्यक्ति चूंकि समाज में रहता है इसलिए उसका जीवन संभव हो सका, इसी वजह से वह बोलना सीखा,
और उसके विचार, ये संस्कार सामाजिक तत्वों से ही बने हैं। अब बच्चों इसमें दार्शनिक तत्व क्या आता है? हमने कहा कि व्यक्ति जो होता है, मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले जो विचारक हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं व्यक्ति क्या है? विवेकी है ना, और वह अपना विकास स्वयं कर सकता है। राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें दूसरे पहलू को, यदि हम देखें तो व्यक्ति विवेकी तो है, लेकिन व्यक्ति स्वार्थी भी है और आत्मकेंद्रित भी है ना। और उसके बाद हम ये बात करें कि व्यक्ति जो स्वार्थी भी है, आत्मकेंद्रित भी है और विवेकी भी है ना। हमने दोनों ही पक्षों की बात करी और फिर हम देखते हैं कि वह कहाँ रह रहा है? वह समाज में रह रहा है। समाज में रह करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और समाज में रह करके ही वह आचार विचार अपने आदान प्रदान करता है, अपनी बात को कह सकता है, अपने दुख को कह सकता है, अपने सुख को एंजॉय कर सकता है। तो हर प्रकार से समाज में रहकर, सोसाइटी में रहकर ही व्यक्ति हर एक पहलू को महसूस कर सकता है, उसका आभास कर सकता है। तो ये हुआ एक उसका दार्शनिक पक्ष। तो नकारात्मक स्वतंत्रतावादी जो विचारक हैं, वो इस दार्शनिक पहलू को एक उसको बिल्कुल एक न्यून कर देते हैं, उसे नहीं उसका विचार करते कि समाज में रह करके व्यक्ति किस प्रकार से अपना विकास कर पाया है। तो समाज की देन भी व्यक्ति के लिए, या समाज का सहयोग भी व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी त्रुटि की बात करें, तो नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक व व्यवहारिक दृष्टि से भी सारहीन और निरर्थक साबित होती है। कैसे? नकारात्मक सिद्धांत के समर्थक राज्यों के कार्यों और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच मौलिक विरोध मानते हैं। क्या कहते हैं नकारात्मक सिद्धांतकारी? कि राज्य के कार्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच में मौलिक विरोध है, मतलब अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? वे राज्य के कार्यों को न्यूनतम कर देने में का पक्ष में, कि वो कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले विचारक कहते हैं कि राज्य का कार्य कैसा होना चाहिए? राज्य का कार्य बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। और वो ये मानकर चलते हैं कि राज्य का काम सिर्फ अपराधों की रोकथाम करना है। मतलब राज्य जो होता है, राजा जो सरकार जो होती है, उसका काम क्या होता है? सिर्फ अपराधों को कम करना होता है, यानी कि राज्य में सुरक्षा स्थापित करना होता है। यह सिद्धांत राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों को अनदेखा कर देता है। लोक कल्याणकारी, जनता के कल्याण से संबंधित कार्य जो है उनको अनदेखा कर देता है। सिर्फ किस पे बल देता है? सिर्फ इस बात पर बल देता है कि राज्य का कार्य क्या है? अपराधों की रोकथाम करना, अर्थात उनको सुरक्षा प्रदान करना। वास्तव में राज्य का काम अपराध और अनाचार का दमन मात्र ही नहीं है। मतलब राज्य का काम, ये सरकार का काम खाली ये नहीं है कि अपराध और दमन को ही खत्म, अनाचार को ही दमन करे, उनका ही खात्मा करे। इसके अलावा बच्चों, राज्य का कार्य सबसे बड़ा क्या है? शिक्षा का प्रसार करना, है ना। सभी लोगों को, राज्य में रहने वाले, चाहे वे गरीब लोग हों, चाहे गरीब लोग हों, चाहे विभिन्न धर्म जाति के लोग हों, हर प्रकार के लोगों के लिए, हर जितनी भी विभिन्नताएं हमारे समाज में हैं, हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। संस्कृति, कला, कृषि, उद्योग, इन सभी को प्रोत्साहन देने का कार्य किसका होता है? सरकार का कार्य होता है, यानी राज्य का कार्य होता है। वह सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं, यानी सद्जीवन, अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, जैसे अशिक्षा है, गरीबी है और बहुत सारी विषमताएं हैं, है ना। जैसे जाति के आधार पर विषमता हो जाती है, धर्म के आधार पर विषमता हो जाती है, स्त्री पुरुष असमानता के आधार पर विषमता हो जाती है, बहुत सी विषमताएं होती हैं। उनका निराकरण करना भी राज्य का ही कार्य होता है। ठीक है। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी मानना गलत है। जिस प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रतावादी विचारक कहते हैं कि राज्य जो है उसका कार्य न्यूनतम होना चाहिए, और राज्य का कार्य क्या होना चाहिए? सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना, यानी अपराधों को खत्म करना या उनकी रोकथाम करना ही होना चाहिए। और राज्य का कार्य कैसे सीमित होगा? तभी जाकर के व्यक्ति स्वतंत्र होगा। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी मान लिया, तो इसका मतलब यह है कि राज्य जो है जन कल्याणकारी कार्यों में भागीदारी नहीं देगा। अब अगर हम आगे बात करें तीसरी अवगुण के बारे में, तो नकारात्मक सिद्धांत का न्याय पक्ष भी बहुत कमजोर है। क्या न्याय पक्ष में क्या बात आती है? मनुष्यों के बीच बल, बुद्धि और धन की समानता नहीं पाई जाती। निश्चित है, हर एक मनुष्य में
बुद्धि यानी विवेक समान नहीं हो सकता, बल समान नहीं हो सकता और धन भी समान नहीं हो सकता। तो ये बल, बुद्धि और धन की जो असमानता है वो किस प्रकार से पूरी होगी? राज्य यदि निर्बलों और निर्धन लोगों की रक्षा नहीं करेगा तो शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें पीस डालेंगे, मतलब उसको मसल डालेंगे। क्या मतलब हुआ इसमें कि आप देख सकते हैं, आप देखिए हमारे परिवार में ही देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो है हर एक चीज में समान नहीं हो सकता है। किसी में किसी चीज का, किसी अन्य विषय का इंटरेस्ट होता है, किसी में अन्य विषय का इंटरेस्ट होता है। हर चीज के, हर एक व्यक्ति में अलग अलग रुचि होती है। तो हम बात कर रहे हैं पूरे समाज की, पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे राज्य में इतने सारे मनुष्य हैं, इतने सारे व्यक्ति हैं, तो सबके पास बल भी अलग होता है, सबके पास बुद्धि भी अलग यानी विवेक भी अलग होता है, यानी धन, और सबके पास पैसा, पूंजी, जायदाद भी अलग अलग होती है। इनमें मतलब तीनों में ही विभिन्नता देखने को हमें मिलती है, अर्थात असमानता हमें देखने को मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है, नो डाउट। राज्य यदि निर्बलों और निर्धन लोगों की रक्षा न करे तो शक्तिशाली क्या करेंगे? जो शक्तिशाली हैं, पूंजीपति हैं, जो धन से धन उनके पास है, बुद्धि जिसके पास है, जिसके पास बल है, पावर है, तो क्या होगा? निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को, जो कमजोर लोग हैं उनको क्या करेगा? उनको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, पीस देगा या उनको शोषण कर देगा। अब नकारात्मक स्वतंत्रता का परिणाम बड़ा भयंकर और अन्यायपूर्ण होगा। अगर इस प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता को हमने अपना लिया तो स्थिति कैसी हो जाएगी? भयानक हो जाएगी, अन्यायपूर्ण हो जाएगी। एक छोटा सा वर्ग जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जिसके पास धन है, बल है, बुद्धि है, वही आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो निर्बल है, बुद्धिहीन है, जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो क्या होगा? वो कमजोर और कमजोर और कमजोर होता चला जाएगा। तो ऐसी असमानता वाली स्वतंत्रता, ये असमानता वाले सिद्धांत को का पालन करना असंभव है। अच्छा, अब ये हमने पढ़ लिया नकारात्मक सिद्धांत, ठीक है, स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत। अब बात आती है बच्चों सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत। सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या होता है? अब देखो, 19वीं सदी के महान विचारक टी.एच. ग्रीन तथा 20वीं सदी के प्रमुख विचारक हैं लास्की, हॉबहाउस और मैकाइवर। इन्होंने क्या कहा? स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छा विचार है, परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित कार्यों को करने की छूट दे दी जाएगी तो स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई भेद नहीं रहेगा। कहने का मतलब, यदि स्वतंत्रता को इस प्रकार से छूट दे दी जाए, जैसा कि नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांतकार कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्यों? व्यक्ति विवेकी है। तो जब व्यक्ति विवेकी है, लेकिन उसमें यह भी बात आती है कि व्यक्ति अविवेकी भी हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति विवेकी नहीं हो सकते हैं। तो वह व्यक्ति जो अविवेकी है वो अविवेक के आधार पर क्या करेगा? अनुचित कार्य करेगा। तो सरकार उसे जो राज्य जो है उसे अनुचित कार्य करने की छूट दे देगी। तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? स्वतंत्रता की बजाय स्वेच्छाचार, यानी सभी जगह स्वेच्छाचार जो है स्थापित हो जाएगा, यानी स्वच्छंदता स्थापित हो जाएगी। तो पशु में और मनुष्य में किसी प्रकार का भेद नहीं रहेगा। जिस प्रकार से पशु कहीं पर भी विचरण कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है, उसी प्रकार से ही एक मनुष्य की स्थिति भी उसी प्रकार से ही हो जाएगी। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांतकार क्या कहता है, जिसमें टी.एच. ग्रीन का नाम आया है सबसे पहले, तो वो ये कहता है कि स्वतंत्रता का पालन करने के लिए सबसे पहले सीमा का भी उल्लेख करना चाहिए, अर्थात उसके बीच, उसके साथ उसकी लिमिटेशंस भी साथ में होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक व्यक्ति स्वतंत्र है उसी प्रकार से अन्य व्यक्ति भी स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता का पालन कैसा होना चाहिए? सीमा में रहकर, लिमिटेशंस में रहकर के ही होना चाहिए। स्वतंत्रता का पालन किस प्रकार से होना चाहिए? अच्छे कार्यों के लिए ही होना चाहिए। अब देखो, हस्तक्षेप का अभाव तो केवल नकारात्मक स्वतंत्रता ही होगी। इसलिए असली स्वतंत्रता क्या होती है? सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? वांछनीय कार्यों को करने की सुविधा। वास्तव में अगर हम स्वतंत्रता का अर्थ देखें पॉजिटिव वे में, तो क्या अर्थ होगा? वांछनीय कार्यों को, जो हमारे लिए जरूरी है वो कार्य करने की स्वतंत्रता।
अगर उन कार्यों को करने के लिए भी कोई व्यक्ति विशेष या कोई समुदाय विशेष या कोई राज्य विशेष आपको प्रतिबंधित करता है तो वह स्वतंत्रता में हानिकारक है, यानी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर रहा है, यानी हस्तक्षेप कर रहा है, वहां वो चीज गलत है। इसलिए जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए मतलब व्यक्ति के, मनुष्य के, मानव के विकास के लिए जो कार्य जरूरी हैं वही कार्य करने चाहिए। ठीक है। अब बात आती है ग्रीन और लास्की स्वतंत्रता का अभिप्राय बंधनों का अभाव नहीं मानते बल्कि सुअवसरों का होना चाहिए, होना ही समझते हैं। मतलब सुअवसर, एक से एक नए अवसर मनुष्य को, मानव को मिलने चाहिए, वही क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। अब देखो बच्चों, टॉमस हिल ग्रीन है, वो क्या कहते हैं, वे 1860 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था और उस समय तक अहस्तक्षेप नीति के कुप्रभाव पूर्णतया स्पष्ट हो चुके थे। इसलिए ग्रीन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य को एक तटस्थ पर्यवेक्षक, है ना, न्यूट्रल ऑब्जर्वर न रहकर एक सक्रिय नियामक, एक्टिव रेगुलेटर जैसा होना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए, उसे ये संरक्षण करना चाहिए कि किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, कौन किसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, कौन किसी स्वतंत्रता का हनन नहीं, किसको क्या चीज उपलब्ध हो पा रही है, किसको क्या चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इन सब का भी ऑब्जर्वर होना चाहिए, संरक्षक होना चाहिए, जिसे एक्टिव रेगुलेटर कहा गया है। अब बात आती है स्वतंत्रता और अधिकार की। अब एक नई व्याख्या की आवश्यकता है और वह किसने की, ग्रीन ने की, TH ग्रीन ने की। उसके ऊपर जर्मन आदर्शवादियों, कौन से आदर्शवादी, जर्मन आदर्शवादी, कांट, फिक्टे और हीगल, इनकी सबसे बड़ी छाप थी। मतलब इनका प्रभाव जो था, कांट, हीगल और फिक्टे का बहुत ही अधिक प्रभाव था। इसलिए उसने राज्य को एक नैतिक संस्था बतलाया। कैसी संस्था बताया, नैतिक यानी प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरल। और यह कहा कि राज्य के उद्देश्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कोई स्वाभाविक विरोध नहीं है। राज्य के उद्देश्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इनके बीच में कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। ग्रीन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार कुरूपता का अभाव सौंदर्यता नहीं कहला सकता, कुरूपता का अभाव सौंदर्य नहीं कहला सकता है, वैसे ही प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कहला सकती है। तो आप इस कोटेशन को ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। कुरूपता का प्रभाव सौंदर्य नहीं कहला सकता है, वैसे ही प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं होती। यह कथन किसका है, TH ग्रीन का कथन है। ठीक है, याद रखना है ना, प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, उन कार्यों को करना या उन सुखों को भोगने का अधिकार जो वास्तव में भोगने योग्य है। मतलब हमें वही कार्य करने चाहिए जो करने योग्य हैं, वही सुख भोगने चाहिए जो हमारे भोगने योग्य हैं। ठीक है, मतलब हमेशा हमें पॉजिटिव वे में ही कार्य करना है, तभी हम स्वतंत्रता का सही प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है ग्रीन के मतानुसार उन सब मनुष्यों तथा बुराइयों, कौन सी, मनुष्यों तथा बुराइयों, अशिक्षा, गरीबी और मदिरापान का दमन किया जाना चाहिए। कौन दमन करेगा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा। जो व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता या उसके नैतिक विकास में बाधक है, निश्चित रूप से अशिक्षा, गरीबी और मदिरापान, यह जो बुराइयां हैं, यह कौन पूरा कर सकता है, दूर कर सकता है इनको, है कौन जिम्मेदारी ले सकता है, राज्य ही जिम्मेदारी ले सकता है। तभी उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं। यदि राज्य अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करके उन दशाओं को ही उत्पन्न करता है जिनमें व्यक्ति की उन्नति संभव हो। मतलब यदि राज्य अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करके उन दशाओं को ही उत्पन्न करता है जिनमें व्यक्ति की उन्नति संभव है। मतलब व्यक्ति को क्या दे दिया राज्य ने, अनिवार्य शिक्षा। और अनिवार्य शिक्षा मतलब हर एक बच्चे को अपने आप को शिक्षित करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, और जो असंभव है स्कूल कॉलेज जाने में तो उसके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। तो इससे क्या हुआ, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसकी उन्नति के मार्ग
खोल दिए। किसने खोल दिए? राज्य ने खोल दिए। इसलिए राज्य स्वतंत्रता का हनन कभी नहीं करता, राज्य स्वतंत्रता को हमेशा बढ़ावा देने का प्रयास ही करता है। लेकिन वे सभी व्यक्तियों के लिए सोचता है, किन्हीं व्यक्तियों के लिए नहीं सोचेगा। अब बात आती है स्वतंत्रता के बारे में 20वीं शताब्दी के लेखकों के विचार। अब 20वीं शताब्दी के लेखकों के क्या विचार है? सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि हेरोल्ड लॉस्की, इन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता यत्न पूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आत्म विकास का सुअवसर प्राप्त हो। मतलब हेरोल्ड लॉस्की क्या कहते हैं? हेरोल्ड लॉस्की ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी? जहां व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा विकास के अवसर मिलेंगे, वही व्यक्ति जो है अधिक अपने आत्मविकास कर सकता है, अपने आप को विकसित कर सकता है और अलग से अलग जो अवसर है उसे प्राप्त हो सकते हैं। हर तरह के कार्य को करने की सुविधा का नाम स्वतंत्रता नहीं है। हर कुछ करना ही स्वतंत्रता नहीं है। वह करना जो हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है, वांछनीय है, जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। चोरी करना या जुआ खेलने की सुविधा को स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कह सकते। केवल ऐसे कार्यों के लिए सुविधा या अवसर मिलने चाहिए जो आत्म विकास में सहायक बने। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 पहलुओं पर विशेष बल दिया है। कौन कौन सी? निजी स्वतंत्रता। निजी स्वतंत्रता मतलब जैसे इच्छानुसार कुछ भी खाना पीना, कोई भी मजहब यानी धर्म को स्वीकार करना, है ना। राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब अर्थात सरकार के कार्यों में सक्रिय भागीदारी। आर्थिक स्वतंत्रता अर्थात उद्योग धंधे का संचालन मजदूरों के प्रतिनिधियों की ही इच्छा अनुसार किया जाए। उद्योगों का जो संचालन है वो किसकी इच्छा के अनुसार किया जाए? मजदूरों के प्रतिनिधियों की, यानी मजदूरों की इच्छा होनी चाहिए उसमें। तो कितनी स्वतंत्रता को पहलुओं के ऊपर विशेष बल दिया? निजी स्वतंत्रता, जिसे हम प्राकृतिक स्वतंत्रता या प्राइवेट लिबर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर पॉलिटिकल लिबर्टी कह सकते हैं, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, और तीसरा हो गया आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिकली फ्रीडम, लिबर्टी, ठीक है। अब लास्की ने यह चेतावनी भी दी कि राज्य का हर कानून स्वतंत्रता का पोषण नहीं करता। राज्य का जो कानून है स्वतंत्रता का पोषण नहीं करता, मतलब उसको सुरक्षित नहीं करता, पोषित नहीं करता। उसके अनुसार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोगों को साहसी होना पड़ता है। साहसी होना पड़ता है अर्थात मुझे क्या अधिकार मिले हैं, मनुष्य को क्या अधिकार मिले हैं, हमें उन अधिकारों के प्रति, उन स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होना होगा, तभी हम अपनी उस स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति या ना कोई राज्य जो है हमारे उस स्वतंत्रता का, उन अधिकारों का शोषण करेगा। ये कहने का तात्पर्य लास्की का। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद ने उदारवाद का रूप ग्रहण कर लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अध्यायों में बताया है, जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे थे पहली यूनिट में, तब मैंने आपसे कहा था उदारवाद के पहले की अवस्था है व्यक्तिवाद, जिसमें आपसे मैंने कहा था कि जॉन लॉक व्यक्तिवादी विचारक भी है, जॉन लॉक उदारवादी भी है। तो 20वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद ने किसका रूप ले लिया? उदारवाद का रूप ले लिया। मतलब व्यक्तिवाद में किसको महत्ता दी गई थी? सिर्फ व्यक्ति को, जो सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता था। फिर बाद में किस में आ गया? ये उदारवाद में आ गया। तो हॉबहाउस ने अपने ग्रंथ में, हॉबहाउस का ग्रंथ क्या था? लिबरलिज्म। इसमें 9 तरह की स्वतंत्रताएं जो है उसने व्यक्त करी। कौन कौन सी? नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी, राजकोषीय स्वतंत्रता, है ना, जिसका अर्थ है जनता पर मनमाने करने लगाए जाए। आर्थिक स्वतंत्रता, है ना, पारिवारिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत अपने विचार और भाषण की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। सामाजिक स्वतंत्रता, जिसका अर्थ यह है कि मजहब, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। संजातीय या राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रों के आपसी संबंधों में शक्ति का प्रयोग कम से कम हो। इस प्रकार से अपने ग्रंथ लिबरलिज्म में हॉबहाउस ने 9 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है, ठीक है। ये अलग अलग स्वतंत्रताएं ऐसी हैं जो हमारे मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। किसने किया? हॉबहाउस ने। हॉबहाउस कौन थे? उदारवादी विचारक। इसी प्रकार से हम देखें कई समकालीन लेखक हैं। कौन? सीबी मैकफर्सन,
वो क्या कहते हैं, सीबी मैकफर्सन है, फिर जॉन रॉल्स है, इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की ही दुहाई दी है, मतलब इसी को ही सकारात्मक स्वतंत्रता को ही अपनाया है। मैकफर्सन है, उन्होंने क्या कहा है, पूंजीवादी व्यवस्था की कमियों की ओर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया, और इस व्यवस्था में श्रमिक अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपने श्रम को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। उसकी इस लाचारी पर लाभ उठाकर पूंजीपति उसका शोषण करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मैकफर्सन ने पूंजीवादी व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, किसमें, उदारवादी व्यवस्था में। आप देखिए समकालीन उदारवादी व्यवस्था आ गई अब इसमें क्या कहा है मैकफर्सन ने कि श्रमिक अपनी मर्जी का मालिक बिल्कुल भी नहीं होता है, श्रम को बेचने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं होता है, और इस लाचारी का लाभ उठाकर पूंजीपति क्या करता है, उसको हमेशा शोषण करता रहता है, और इस शोषण से श्रमिकों की रक्षा राज्य ही कर सकता है। इसी तरह जॉन रॉल्स ने भी आय के पुनर्वितरण की भी बात की है, कम योग्यता और कम क्षमता रखने वाले लोगों के हितों की रक्षा की जाए। हमने आय के पुनर्वितरण की भी बात की। जॉन रॉल्स कहता है जिसके पास अतिरिक्त धन है तो वह अपने उस आय को किसके लिए लगाए, जनता के कल्याण के लिए लगाए, मतलब आय का वापस से पुनः वितरण कर दे। फिर उसके बाद संक्षेप में डेविड हेल्ड है, वो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता को यदि सकारात्मक रूप में स्वीकार न किया जाए तो उसका बहुत अधिक महत्व नहीं है। नागरिक के समक्ष बहुत से विकल्प रहने चाहिए ताकि वह जिसे चाहे उसे पसंद करे, और स्वतंत्रता का सही अर्थ एक ऐसी योग्यता या क्षमता है कि व्यक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मनचाहे मार्ग का अनुसरण कर सके। पर इस तरह की योग्यता वह तभी अर्जित कर सकता है जब उसे स्वास्थ्य, शिक्षा और हुनर हासिल करने के साधन भी उपलब्ध हो। तो ये साधन कौन उपलब्ध कराएगा, निश्चित रूप से ये साधन राज्य के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे, तभी वह इन सभी चीजों में, सभी विषयों में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में अपना मनचाहा मार्ग ढूंढ पाएगा, अन्यथा नहीं। इस बहस की ओर आगे बढ़ाते हुए डेविड हेल ने यह कहा कि औपचारिक या दिखाऊ स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, मतलब फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। सरकार को या राज्य को इस प्रकार से कार्य करने चाहिए कि व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे। जैसे कि बात करी हमने अशिक्षा की, गरीबी की, है ना, निर्धनता की बात करी, तो इन सभी को चीजों को दूर करना होगा, है ना। असमानता की, स्वतंत्रताएं और अधिकार सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं है। प्रश्न यह है कि उन्हें यथार्थ रूप में हम कैसे लें। अब यथार्थ रूप में कैसे मिले हमें, यह इसके लिए सबसे गहन अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है कि इस सकारात्मक स्वतंत्रता को जो हमारे लिए आवश्यक है, उन्हीं कार्यों को करना, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए इन स्वतंत्रताओं का उपभोग करना हमारे लिए किस प्रकार से संभव हो पाएगा, उसे व्यवहारिक धरातल पर हम कैसे स्थापित कर पाए, यह सबसे बड़ा हमारे सामने, यानी राज्य के सामने, यह विचारकों के सामने, दार्शनिक विचारकों के सामने, वैज्ञानिक विचारकों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आगे जो वीडियो होगा इस अध्याय का, स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों के बीच में, स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।